नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या राजीव कुमार के आयोग ने इस आयोग की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देने की कसम सी खा ली है? दो राज्य, दो उपचुनाव, शेरो शायरी से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस और दो दोहरे कानून। आखिर ये कौन सी व्यवस्था है जिसमें राजीव कुमार खुद को कहीं ना कहीं एक दल विशेष के सदस्य की तरह व्यवहार करते हुए नजर आते हैं? क्या हो गया इस देश में लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाले आयोग को? अंपायर की भूमिका छोड़कर वो खिलाड़ी की भूमिका में क्यों नजर आ रहा है? दरअसल एक ऐसा कारनामा सामने आ रहा है जिस कारनामे के बाद इस देश के लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा सीधे सीधे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कोई शेरो शायरी उनका बचाव नहीं कर सकती। रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन आयोग की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाकर। रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट इस रूप में हो रहा है जैसे ऐसे लग रहा है कि वो एक पूरे के पूरे एक ऐसे सिस्टम को इस देश के सामने रख कर जा रहे हैं जो खुद का नाम तो उन्होंने मिट्टी में मिलाया ही, एक ऐसे आयोग की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिलाई जिसे टीएन शेषन और आयोग जैसे और लिंगदो जैसे लोगों ने इसे इसकी प्रतिष्ठा को आसमान पर चढ़ाया था। दरअसल बात दो उपचुनाव की मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होना था। महाराष्ट्र के साथ चुनाव होना था, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ। लेकिन 10 में 9 पर ही कार्यक्रम घोषित किए गए कि 13 नवंबर को मतदान होगा, 13 नवंबर 2024 को। मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव घोषित नहीं किया गया। कारण क्या था? क्योंकि उस चुनाव को लेकर एक याचिका पड़ी हुई थी। जो पिछला चुनाव हुआ था, उस चुनाव को लेकर याचिका पड़ी हुई थी और उस याचिका के आलोक में सीधे-सीधे उस उपचुनाव को न कराने का फैसला लिया गया। बड़ी अच्छी बात थी। 25 नवंबर को याचिकाकर्ता ने जब अपनी याचिका वापस ले ली, उसके बाद वहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। अब देखिए, ये परंपरा राजीव कुमार ने डाली और जब ये परंपरा याचिका लंबित होने वाली परंपरा डाल दी, तो फिर उस परंपरा पर वो कायम क्यों नहीं रहे? क्या भाजपा शासित राज्यों की बात आती है तो उनके लिए अलग विधान, अलग कानून हो जाता है, और जब किसी विपक्ष या भाजपा के सहयोगी शासित राज्य की बात आती है तो उनके लिए विधान और कानून अलग हो जाता है? और अब ताजा मामला मैं आपके सामने रखता हूं। आज भी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और कल बिहार के विधान परिषद के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जो उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किए थे और उस सीट पर कैंडिडेट ने नामांकन भी कर दिया था, निर्विरोध निर्वाचन की संभावना बलवती हो गई थी। अब वहां से सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया, क्योंकि एक मामले में बिहार विधान परिषद के सदस्य और कोऑपरेटिव के बड़े दिग्गज रहे सुनील सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। अब सवाल यह उठता है कि मिल्कीपुर में याचिका लंबित थी तो चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ, और सुनील सिंह की याचिका विधान परिषद के मामले में लंबित थी तो राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए। ये चल क्या रहा है? राजीव कुमार के दौर में अनोखे अनोखे कारनामे आपको देखने को मिले होंगे। कैसे कैसे कारनामे? जब वो चुनाव आयोग में बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त और बतौर चुनाव आयुक्त कार्यरत रहे, इसी दरमियान बहुत बेशर्मी के साथ आयोग की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पुणे का उपचुनाव क्यों घोषित नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा, लोकसभा के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करना भूल गया था। अब इस मामले में देखिए, मिल्कीपुर के मामले में क्या हुआ? याचिका लंबित है तो उपचुनाव नहीं घोषित होगा। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद सांसद हो गए, सामान्य सीट से एक दलित नेता चुनकर संसद पहुंच गया और उसके बाद वहां उपचुनाव होना था। तो चूंकि अवधेश प्रसाद के निर्वाचन के खिलाफ, बतौर विधायक निर्वाचन के खिलाफ वहां याचिका लंबित थी, तो उस याचिका को लेकर के उन्होंने सीधे सीधे चुनाव नहीं कराने का फैसला किया। याचिका वापस हुई तब चुनाव हुआ। लेकिन सुनील सिंह की याचिका जब विधान परिषद में उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ लंबित थी, तो इन्हीं राजीव कुमार और उनके आयोग ने सीधे सीधे बिहार विधान परिषद के लिए उपचुनाव घोषित कर दिया कैंडिडेट के नामांकन के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगा दी उपचुनाव के नतीजे को घोषित करने पर। अब सीधा मतलब यह है कि वो चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम क्यों किए गए, क्यों नॉमिनेशन, कैंडिडेट से नॉमिनेशन भरवाया गया, बॉन्ड भरवाया गया, पूरा डिटेल लिया गया, सब कुछ किया गया।
आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। दरअसल न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह है और न्यायिक प्रक्रिया के बीच इस देश में चुनाव कराने वाली संस्था का सीधे सीधे किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा दिखाने का आरोप झेलना इस देश के संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ भी जाता है। अब तो लोग सीधे सीधे कह रहे हैं, महाराष्ट्र के मामले में देखिए, हरियाणा के मामले में देखिए, जहां रिकाउंटिंग की बात है तो पता चल रहा है कि कहीं डेटा ही डिलीट कर दिया गया। आखिर ये मशीन मशीन की चिप और इससे आगे जाकर आयोग की निष्पक्षता पर सवाल, ये कब तक चलेगा? दरअसल बात इतनी सी है कि जहां भी भाजपा शासित राज्य और भाजपा के हितों का हितों का सवाल सामने आ जाता है, वहां पर राजीव कुमार के रहते राजीव कुमार के आयोग की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में 2 गांवों के लोगों ने तय किया कि वो मॉक पोल कराएंगे। आपस में पोल कराएंगे और देखेंगे कि जिन लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया विधानसभा चुनाव में, उनके बूथ पर जितने वोट दिए गए और जो लोग वोट दिए, जो आंकड़े सामने आए, मॉक पोल में वो आंकड़े सामने आते हैं कि नहीं आते हैं? जिन लोगों ने वोटिंग की, उन्हीं लोगों से मॉक पोल कराने का प्रावधान गांव के लोगों ने खुद से किया। लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कर्फ्यू भी लगाया और उस मॉक पोल पर भी रोक लगाई। दूसरी तरफ जब भी मशीनों की गुणवत्ता पर सवाल उठता है, मशीनों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है, तब राजीव कुमार का आयोग इस देश के लोकतंत्र के बचाव में नहीं, बल्कि मशीनों के बचाव में खड़ा नजर आता है। मिल्कीपुर का उपचुनाव, अयोध्या के इलाके का उपचुनाव, उसे टालना था क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को सूट करता था, तो वहां पर वो उस रुख के साथ नजर आए। और पटना में विधान परिषद का उपचुनाव, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं था, वो राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच का मामला था, तो वहां पर याचिका लंबित होने के बावजूद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। क्या जवाब देंगे राजीव कुमार? क्या इस मामले में अपना बचाव करने की स्थिति में है? अपने साथ साथ इस देश के संविधान के अनुच्छेद 324 में जिस बेहद ही पवित्र संस्था का जिक्र किया गया है, आयोग का जिक्र किया गया है, उस आयोग की प्रतिष्ठा को तार-तार करने में आखिर राजीव कुमार अनिल मसीह के साथ कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं। अनिल मसीह वही निर्वाची अधिकारी जिसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में क्या किया था, आप सबने देखा था। और सुप्रीम कोर्ट में जब पेशी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा से बैलेट की गिनती हुई तो क्या नतीजा आया, वो भी आपने देखा। तो क्या अनिल मसीह के साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं? और क्या इस कंपटीशन के लिए उन्हें भी नोबेल पुरस्कार या भारत रत्न जैसे किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दरअसल मिल्कीपुर और बिहार विधान परिषद के उपचुनाव, इन दोनों उपचुनाव के बीच दोहरा रवैया, 2 पैरामीटर, 2 विधान सामने लाने की जो कोशिशें सामने आई, उसके बाद राजीव कुमार के सामने आज की परिस्थिति में खुद का बचाव करने के लिए कोई मौका नहीं दिखता। हम जानते हैं कि अंतिम चुनाव वो करा रहे हैं, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, और उसके बाद उनको रिटायर हो जाना है। उसके बाद कोई चुनाव उन्हें नहीं कराने हैं। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरी करने का मौका नहीं मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मौजूदा सत्ता व्यवस्था कहीं न कहीं उनका एडजस्टमेंट कहीं किसी राजभवन में या किसी अन्य जगह पर उनकी वफादारी के इनाम स्वरूप ज़रूर कर देगी। केवल खाली बैठकर चिनिया बादाम खाने के लिए उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मूँगफली खाना जिसे कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में पूर्वांचल और बिहार में चिनिया बादाम कहते हैं। तो उन्हें चिनिया बादाम खाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनका कहीं न कहीं एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी संभावित एडजस्टमेंट की संभावना को बनाए रखने के लिए इस देश में लोकतंत्र के महापर्व को, उसकी शुचिता को, उसकी निष्पक्षता को सूली पर चढ़ा देने के मामले में अनिल मसीह के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर वो सामने आ रहे हैं? यदि ऐसा है, तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि मिल्कीपुर का उपचुनाव रोका जाना और सुनील सिंह वाली सीट का उपचुनाव नहीं रोका जाना, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के की सुनवाई के बाद अब उसके नतीजों पर रोक लगती दिख रही है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं राजीव कुमार ने इस देश में आयोग की
चुनाव को, निर्वाचन को संपन्न कराने वाले आयोग की निष्पक्षता को न सिर्फ कलंकित किया है, बल्कि इस रूप में ला करके खड़ा किया है जिसके बाद आगे कोई भी व्यक्ति राजीव कुमार की जगह इस आयोग का मुखिया बनकर सामने आएगा तो लोग यही कहेंगे, पिछले वाले से ज्यादा गिरा हुआ या पिछले वाले से कम गिरा हुआ, तुलना का आधार ये बनेगा। क्योंकि मिल्कीपुर के बाद तो कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता, सुनील सिंह वाली सीट के उपचुनाव पर के मामले के बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता, और जो कहने के लिए बच जाता है वो यही है कि जो इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए पद से हटाने की प्रक्रिया है वो बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों के लिए क्यों नहीं है। जब अधिकार समान है, नियुक्ति की प्रक्रिया समान है, तो हटाने की प्रक्रिया सेम क्यों नहीं है। बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को राजीव कुमार के बराबर का अधिकार दे दिया गया और पद से हटाने के मामले में उन्हें जब चाहे तब हटा दिया जाएगा, जबकि जो मुख्य बनकर बैठेगा उसे हटाने के लिए पूरी विधि सम्मत प्रक्रिया है, जिसके लिए संसद में दोनों सदनों का भी सहारा लिया जाना है। लेकिन अभी तो फिलहाल राजीव कुमार के सहारे इस देश में कुछ राजनीतिक दलों की दुकान चल रही है, और राजीव कुमार के सहारे इस देश में कुछ राजनीतिक दलों की दुकान चल रही है, तो सवाल मौजूद इसलिए भी हो जाता है कि असली पार्टी महाराष्ट्र के मामले में देखें तो जिसे ज्यादा वोट आया उसे सिंबल नहीं, जिसे कम वोट आया उसे असली सिंबल। लोकसभा में भी प्रूफ हुआ, विधानसभा में भी प्रूफ हुआ। कितने वोट आए थे शरद पवार की पार्टी को, लेकिन सिंबल किसके पास है, असली पार्टी का दर्जा किसे है, उसी उसी खेमे को है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर बैठा हुआ है। राजीव कुमार की निष्पक्षता इतिहास में याद की जाएगी कि वाकई इस देश में कोई इतना निष्पक्ष लोकतंत्र का अंपायर हुआ था। क्रिकेट में तो लोग कहते हैं कि डेरेल हेयर जैसे अंपायर, क्रिकेट में लोग कहते हैं शकूर राणा जैसे अंपायर, खिजर हयात जैसे निष्पक्ष अंपायर। तो आज भारत के लोकतंत्र में भी लोग कहेंगे कि इस लोकतंत्र की अंपायरिंग करने में अनिल मसीह और राजीव कुमार ये दोनों टॉप पर माने जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद के लिए उनको शुभकामना है, लेकिन इस देश की व्यवस्था को जिस कदर उन्होंने तार तार करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, अब तो आगे यही लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग यही कहेंगे कि अरे नया वाला जो आया है वो राजीव कुमार टाइप है, या राजीव कुमार से ठीक है, या राजीव कुमार से भी बुरा है। ये स्थिति इस देश में बनी हुई है। खैर, सिस्टम को इस रूप में चलाने की जो व्यवस्था विकसित की गई है, कहीं न कहीं इसमें न्यायपालिका के द्वारा निर्णयों में देरी, न्यायपालिका के द्वारा उचित वक्त पर हस्तक्षेप में से आनाकानी, कई सारे कारण भी रहे हैं। एक एडहॉक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी चुनाव कराने वाले अंपायरों की नियुक्ति के लिए, और उस व्यवस्था में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तीनों को रखा गया था तब तक के लिए जब तक नया कानून नहीं बने। और जब नया कानून आया उसकी जगह, तो प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता तो रहे, चीफ जस्टिस को कायदे से जहां होना चाहिए था उनकी जगह सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री होंगे, ये बात डाल दी गई। आखिर चीफ जस्टिस को रखने से दिक्कत क्या है? अब आने वाले वक्त में दिखेगा कि दिक्कत क्या है, लेकिन मिल्कीपुर और बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में दो अलग अलग प्रकार का रवैया राजीव कुमार को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। अब शायद उन्हें चेहरा छुपाने की भी जगह ना मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।